ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्विनिंग। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्विनिंग, कि ट्विनिंग क्या होती है और ये ट्विनिंग क्यों बनती है, कैसे बनती है, इसका क्या हिसाब किताब है। तो सबसे पहले मैं आपको आपकी बुक दिखा देता हूँ कि हम आज पढ़ने क्या लगे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं बुक पे। कल हमने प्लेसेंटा पढ़ा था और हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और इसमें कोई मसले वाली बात आपकी नहीं रह गई। अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं ट्विनिंग की। ठीक है, तो इसका पेज नंबर आपके सामने है। पेज नंबर है 641। पेज नंबर है 641 और टॉपिक का नाम है जी ट्विनिंग। ट्विनिंग का आप सबको पता है, ट्विनिंग का मतलब क्या होता है, जुड़वा। ठीक है, ट्विनिंग का मतलब क्या होता है, जुड़वा। तो इसको हम पहले थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम दोबारा बुक पे आएंगे। तो ट्विनिंग क्या होता है, बहुत आसान सा टॉपिक है, ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आपने पहले क्लासेस ली हुई हैं, मरुल्ला ब्लास्टुला वगैरह अच्छे से सीखा हुआ है, तो ये बिल्कुल आपके लिए हलवा है। देखो गौर करो, ट्विनिंग क्या होता है। तो ट्विनिंग का मतलब क्या होता है जी, जुड़वा। ठीक है, ट्विनिंग का मतलब क्या होता है, जुड़वा। तो अब हम आज पढ़ेंगे कि यार जो हमारे ट्विन्स होते हैं, जो ट्विन्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। तो सबसे पहले आप, हम बुक को आप छोड़ो, जो मेरी मैं आपको समझा रहा हूँ वो बातें समझो। सबसे पहले हम, जो ट्विन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है आइडेंटिकल, कि अगर दोनों बच्चे क्या हैं, एक ही तरह के नजर आ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, के जो दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं वो क्या हैं, वो एक ही तरह के हैं। जो दूसरी टाइप है, दैट इज फ्रेटर्नल ट्विन्स। दैट इज फ्रेटर्नल ट्विन्स, कि जुड़वा तो पैदा हुए हैं, एक ही प्रेगनेंसी में हमें दो बच्चे मिले हैं या दो से ज्यादा मिले हैं, लेकिन वो क्या है, वो आपस में मिल ही नहीं रहे, उनकी शक्लें नहीं मिल रही, तो उसको हम कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स। ये एक बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब हम हमारी बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, ये मोनोजाइगोटिक होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, मोनोजाइगोटिक। जाइगोट का मैं आपको 1000 दफा पढ़ा चुका हूँ, हमने 3-4 क्लासेस में जाइगोट ही पढ़ते आ रहे हैं कि जाइगोट क्या होता है, कहाँ से आता है और कैसे बनता है। तो हम दोबारा इसको बनाते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होता है, इसमें जो मदर होती है वो एक एग प्रोड्यूस करती है। आपको पता है कि जो हर खतून है वो एक महीने में अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो उसकी होती है, एक महीने में वो क्या करती है, एक एग पैदा करती है। तो जो आइडेंटिकल ट्विन होता है उसमें जो एग होता है वो एक होता है। ठीक है, एग एक होता है और उस पे आके एक स्पर्म उसको फर्टिलाइज करता है। ऐसे ही होता है ना। अब क्या होता है, जब एग एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं जाइगोट। तो ये क्या बन गया, आपका जाइगोट। ठीक है, दिस इज योर जाइगोट। ये क्या है, जाइगोट। अब जब जाइगोट बन जाता है, अगर जब जाइगोट बन जाता है, तो अगर ये जाइगोट क्या हो जाए, अगर ये जाइगोट टू सेल में डिवाइड हो जाए, इसका हमें किसी को क्लियर मैकेनिज्म नहीं पता कि ये क्यों होता है, बस ये अल्लाह की तरफ से होता है। अगर ये जाइगोट क्या हो, दो सेल्स में डिवाइड हो जाए, अगर ये जाइगोट क्या हो, दो सेल्स में डिवाइड हो जाए, तो देखो, स्पर्म भी एक था, एग भी एक था, मतलब कि पेरेंट्स एक ही हैं, स्पर्म भी एक था, एग भी एक था। और जो जाइगोट है वो क्या हो गया है, टू सेल, मतलब कि टू सेल्स बन गए हैं। एक जाइगोट किस में डिवाइड हो गया है, दो जाइगोट में डिवाइड हो गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्लेसेंटा सेम होगा। ठीक है, प्लेसेंटा जो उसमें ट्रोफोब्लास्ट होगा वो सेम होगा। अभी हम पढ़ते हैं इसको, टेंशन नहीं लेनी फिलहाल। अब अभी बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझे कि आइडेंटिकल ट्विन्स कौन से होते हैं, जो कि एक जाइगोट से बनते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं मोनोजाइगोटिक। जाइगोट क्या होता है, एग और जो स्पर्म होता है उसके मिलने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं जाइगोट। तो जाइगोट अगर अल्लाह की तरफ से एक जाइगोट दो में डिवाइड हो जाए और वो क्या करे, शेयर्ड प्लेसेंटा करे, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन। उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विन। हम इसको, ये आइडेंटिकल क्यों होते हैं, क्योंकि ये एक ही जाइगोट से बनते हैं। जाइगोट ने आगे पूरा इंसान बनाना था ना, तो जो जाइगोट है वो पहले ही दो में डिवाइड हो गया। जब वो पहले ही दो में डिवाइड हो गया है लेकिन प्लेसेंटा एक है, तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिकल ट्विनिंग। इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिकल ट्विनिंग। उसके बाद हम दूसरी तरफ चलते हैं और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ आती है जी फ्रेटर्नल ट्विनिंग, और ये मोस्ट कॉमन है। जो ट्विनिंग के 2/3 केसेस होते हैं, मतलब तीन में से जो दो केसेस होते हैं ट्विनिंग के, वो फ्रेटर्नल ट्विन के होते हैं। और जो आइडेंटिकल ट्विनिंग होती है वो 1/3 होती है। मतलब अगर आप तीन केसेस देखो ना, कि तीन केस आपने देखे हैं कोई भी जुड़वा बच्चों के, उसमें दो फ्रेटर्नल के होंगे और एक आइडेंटिकल का होगा। इसलिए जो फ्रेटर्नल है, इट इज मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्विनिंग है। इसमें क्या होता है, जो मदर होती है ना, मदर, अब देखो आपको सबको पता है कि जो एक खतून है, एक लेडी है, वो एक महीने में एक एग पैदा करती है। लेकिन अल्लाह की तरफ से क्या होता है कि जो ये मदर होती है, ये दो एग बना लेती है। ये क्या करती है, दो एग बना लेती है। एक एग की बजाय कितने एग बन जाते हैं, दो एग। ठीक है, ये भी एग है और ये भी एग है। उसकी मतलब ओवरीज एक एग की बजाय दो, उसकी ओवरीज एक एग की बजाय दो एग रिलीज कर देती हैं। अब जब वो लेडी इंटरकोर्स करती है, इस दौरान, इस महीने में जब वो इंटरकोर्स करती है, तो आपको पता है कि जो मेल का सीमन होता है उसमें तो मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। तो इस एग को अलहदा स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है और इस एग को अलहदा स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है। अब क्या होता है कि देखो, एग भी अलहदा है और स्पर्म भी अलहदा है, इसका एग भी अलहदा है, इसका स्पर्म भी अलहदा है। तो ये क्या होगा, ये जो एग है ये क्या बनेगा, पहले मरूला बनेगा। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, मरूला क्या होता है, मरूला कहते हैं बाल ऑफ सेल्स को। उसके अलावा क्या बनेगा, ब्लास्टूला बनेगा, और ये क्या बनेगा, एक अलहदा बेबी बनेगा, ब्लास्टूला बनेगा।
ठीक है, एक बेबी बन जाएगा एंड पे, बेबी। और ये जो है, ये जो दूसरा एग है, ये भी इसी तरह करेगा। पहले ये एग होगा, फिर वो जाइगोट बनेगा, फिर वो ब्लास्ट, फिर क्या बनेगा, मरूला बनेगा, देन ब्लास्टूला एंड देन बेबी। तो ये जो दोनों बेबी होंगे ये आपस में नहीं मिलेंगे। तो इसकी वजह आपको समझ आ गई, क्या वजह है इसकी, कि इसमें दो एग बने थे। एग का जेनेटिक मेकअप, दोनों एग्स का जो जेनेटिक था, जो जीन्स थे वो डिफरेंट थे, और दोनों स्पर्म्स के जीन्स भी डिफरेंट थे। इस वजह से जो हमें ट्विनिंग होगी वो कौन सी मिलेगी, फ्री टर्नल ट्विनिंग। इसको हम कहते हैं फ्री टर्नल ट्विनिंग के नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट आइडेंटिकल विद ईच अदर। और ये क्या है, मोस्ट कॉमन है। जो जुड़वा बच्चों के अगर आप 3 केसेस देखोगे, उसमें 2 आपको फ्रेटर्नल मिलेंगे और एक आपको कौन सा मिलेगा, आइडेंटिकल मिलेगा। अब जरा शाबाश मुझे जल्दी से बताएं कि ये बेसिक सी बात आपको समझ आई है कि आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विनिंग क्या होती है। बिल्कुल ये आसान सी बात, आप एफएससी में भी पढ़ते आ रहे हो। चलें जी, डॉक्टर अदनान, डॉक्टर काशिफ तकरीबन बता रहे हैं कि आप सबको ये बातें समझ आ चुकी हैं। ये हो गई बेस। अब हम इसमें थोड़ी सी टेक्निकल बातें करते हैं जो हमारी बुक ने लिखी है। अभी तक तो हमने बुक को हाथ भी नहीं लगाया। अब हम बुक को हाथ लगाते हैं। लेकिन बुक को हाथ लगाने से पहले जिन बच्चों ने आज नया ज्वाइन किया उनको मैं एक चीज रिवाइज कराना चाहता हूँ। देखो क्या होता है, जो एग होता है ना, एग जब एक दिन गुजरता है, ठीक है, जब एक दिन गुजरता है तो क्या होता है, जब एक दिन गुजरता है तो ये एग 2 सेल स्टेज में आ जाता है। ये एग कितनी स्टेज में आ जाता है, 2 सेल स्टेज में, ठीक है। तो ये जो एक एग है, इसमें फर्स्ट क्लीवेज होती है। फर्स्ट क्लीवेज के बाद इसके 2 सेल बन जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जाइगोट के कितने 2 सेल बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं 2 सेल स्टेज। ये मैंने पढ़ाया था। जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया है वो मुझसे रिकॉर्डिंग मंगवा लें, वो पहला पहला लेक्चर सुने, फिर उनको इस बात समझ आएगी। ओके। उसके बाद जब 2 सेल स्टेज के बाद कौन सी स्टेज बनती है, 4 सेल स्टेज। उसके बाद क्या बनता है, मरूला। मरूला हम किसको कहते हैं, क्लम्प ऑफ सेल्स को, कि मतलब इसमें डिवीजन होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, और ये क्या बन जाता है, मरूला बनता है, ठीक है। ये क्या बनता है, मरूला। और ये बनता है चौथे पांचवें दिन पे। चौथे पांचवें दिन पे क्या बनता है, मरूला। उसके बाद हमने पढ़ा था, जो कि हमारी यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी, वो क्या था, डेट वाज ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ठीक है। जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। उसमें क्या था, उसमें आप साइडों पे क्या था, साइडों पे क्या था, ट्रोफोब्लास्ट था, ठीक है। साइडों पे क्या था, ट्रोफोब्लास्ट था, और एक साइड पे एक गुच्छा था सेल्स का, जिसको हम कहते हैं इनर सेल मैस, जिसको हम क्या कहते हैं, इनर सेल मैस। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो इनर सेल मैस होता है ये क्या बनाता है, बाइलैमिनर डिस्क बनाता है। ये जो इनर सेल मैस है, अगर हम इसको जूम करके देखें तो एक ये ऊपर लेयर बनाएगा, ठीक है, एक ये ऊपर वाली लेयर बनाएगा जिसको हम कहते हैं एपीब्लास्ट, और ये एक नीचे की तरफ लेयर बनाएगा जिसको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट। अब ये जो एपीब्लास्ट है ये क्या करेगा, ये एक कैविटी बनाता है जिसको हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी आज हमने इसको डिस्कस करना है, जिसमें हमारा क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। और दूसरे नंबर पे क्या होता है, दूसरे नंबर पे ये जो हाइपोब्लास्ट है ये क्या बनाता है, यॉर्क सैक, ठीक है, यॉर्क सैक। अब हम आज ये पढ़ेंगे कि यार एक बंदा है जो मतलब कि एक बच्चे का प्लेसेंटा बनता है, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो कल हमने 2 चीजें पढ़ी थी, कोरियोन एंड एमनियोन। हम उसी को इसी पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे शाबाश बताएंगे कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये कोरियोन बनाता है या एमनियोन बनाता है। जी डॉक्टर मिराज किरमानी आप बताएं कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये कोरियोन बनाएगा या एमनियोन बनाएगा। डॉक्टर काशिफ बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये क्या बनाएगा। ये डॉक्टर अनम दोबारा सोच के बताएं। डॉक्टर खिजर भी सही बता रहे हैं, डॉक्टर आयशा भी सही बता रही हैं, तलहा वली, तकरीबन सारे आप सही बता रहे हो, बस एक दो बंदे सही नहीं बता रहे, वो जरा इसको देख लें जी। डॉक्टर मिराज भी सही बता रही हैं कि जो ट्रोफोब्लास्ट है ये क्या बनाएगा, ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा कोरियोन, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा क्या, कोरियोन। इसी को हमने बेस बनाना है। ये बच्चों को यही बात समझ नहीं आती कि कोरियोन सेपरेट क्यों होगा, लैदा क्यों होगा। इसको अब पहले आप बेसिक सीखो, फिर हम बुक पे चलते हैं। बुक का 5 मिनट का काम है। ओके। तो कोरियोन कौन बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं। और ये जो एमनियोटिक कैविटी है, ये जो एमनियोटिक कैविटी है ये क्या चीज बनाती है, जो एमनियोटिक कैविटी है ये क्या चीज बनाती है, कल मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया था। ये जो एमनियोटिक कैविटी है इसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो ये एमनियोन बनाएगा या कोरियोन बनाएगा, एमनियोन बनाएगा या कोरियोन बनाएगा। जी जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। जी डॉक्टर तरीम भी सही बता रही हैं, डॉक्टर जबीउल्ला भी सही बता रहे हैं। ये जो एमनियोटिक कैविटी है ये एपीब्लास्ट से बनती है, और ये क्या बनाएगी, ये एमनियोन बनाएगी। तो इस यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आगे आपकी जर्नी काफी आसान है, मतलब आगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। अब देखो दोबारा, जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया वो दोबारा सुने। जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोफोब्लास्ट होता है वो क्या बनाता है, कोरियोन बनाता है। जो एमनियोटिक कैविटी है वो क्या बनाती है, वो एमनियोन बनाती है। ओके जी, ये तो हो गई सीधी बातें। अब जरा हम इसको अगले पेज पे चलते हैं, और अब हम जरा देखते हैं कि मैं आपको कितनी समझ आई है। ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो आइडेंटिकल ट्विनिंग होती है, आइडेंटिकल ट्विनिंग कहाँ मतलब कैसे कैसे पॉसिबल है, फिर मैं आपको बुक से दिखाऊंगा, फिर आपको सही समझ आएगी। देखो आइडेंटिकल ट्विनिंग कैसे कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फर्ज करो दिस इज एग, ठीक है, ये क्या है, एग है, ठीक है, ये क्या है, एग है। और इसको आके एक स्पर्म क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, ऐसे ही है ना, फर्टिलाइज। अब ये क्या बन गया है, जाइगोट बन गया।
जब ये जाइगोट बनेगा तो एक दिन के बाद ये क्या बन जाएगी, एक दिन के बाद ये क्या हो जाएगा, टू सेल स्टेज। ये क्या बन जाएगा, टू सेल स्टेज। फर्ज करो ये जो जाइगोट था ये क्या हो जाएगा, टू सेल में डिवाइड हो जाएगा। फिलहाल बुक को छोड़ें, बुक पे आपकी डायग्राम बनी हुई है, टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल इस डायग्राम को समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। एग एग क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। जब वो फर्टिलाइज करेगा तो वो टू सेल स्टेज में आ जाएगा। जब वो टू सेल स्टेज में आएगा एक दिन के बाद, उसके बाद जब 2 दिन गुजरते हैं तो फोर सेल स्टेज में आ जाती है, हम उसको नहीं बनाते। जब उस आपकी बुक ने इस तरह बनाया हुआ है कि जब टू सेल स्टेज गुजरती है तो जब 4 से 5 दिन गुजर जाते हैं फर्टिलाइजेशन को कितने दिन गुजर जाते हैं, 4 से 5 दिन, तो क्या बनता है, मरूला बनता है। क्या बनता है, मरूला बनता है। क्या बनता है, मरूला। मरूला हम किसको कहते हैं, बाल ऑफ सेल्स को। इसमें काफी ज्यादा सेल्स होंगे, इसमें क्या होंगे, काफी ज्यादा सेल्स होंगे। अब कहानी हमारी ट्विनिंग से यहां से स्टार्ट होती है। अब देखो, अब आपने मुझे आंसर करना है, बेस मैंने आपकी बना दी है, अब आपने मुझे क्या करना है, आंसर करना है। आंसर आपने कैसे करना है, देखो, एग एग बना। एग जब फर्टिलाइज हुआ तो वो किस में बना, जाइगोट में। जाइगोट एक दिन के बाद टू सेल में बन गया, टू सेल के बाद फोर सेल में मरूला, इसको हम कहेंगे मरूला। और मरूला के बाद क्या बनेगा, मरूला के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टूला। मतलब कि हम सीधी ना ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बना देते हैं, और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कितनी बनती है, 8 से 12 दिन में। ये होगी आपकी ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। इसके एक साइड पे क्या होगा, इनर सेल मैस होगा, और इसकी साइडों पे क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट होगा। इसी तरह ही होगा ना। अब हम इसको देखते हैं कि यार हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। ओके, अब फर्ज करो कि अल्लाह ताला की तरफ से ये जो ट्यूनिंग होती है ना, ये अल्लाह ताला का एक करिश्मा है। मतलब साइंस अभी तक समझ नहीं पाई इसको सही तरीके से कि ये ट्यूनिंग क्यों होती है, तो ये अल्लाह ताला का एक करिश्मा है। अच्छा, अब जो एग है, एग एग बनता है जाइगोट। एग बनता है जाइगोट, एक दिन के बाद वो किस स्टेज में आ जाता है, टू सेल स्टेज में। उसके दो सेल्स बन जाते हैं एक दिन के बाद टू सेल स्टेज बनते हैं। अगर अल्लाह की तरफ से, मैं फिर कह रहा हूं अल्लाह की तरफ से, क्योंकि इसका मैकेनिज्म हमें सही तरह पता नहीं है। अगर अल्लाह की तरफ से क्या हो, ये जो टू सेल स्टेज है, ये क्या हो जाए, ये मतलब ये टू सेल से ना, ये दो में डिवाइड हो जाए। मतलब ये जो टू सेल था, इसने फोर सेल स्टेज बनानी थी ना, लेकिन इसने क्या किया, ये जो टू सेल स्टेज थी इसकी माइटोसिस हुई, और ये जो टू सेल स्टेज है ये दो बन गए। ये जो टू सेल वाला जाइगोट था जिसमें दो सेल्स थे जाइगोट के, ये एक पहले एक था, लेकिन अल्लाह की तरफ से क्या हुई, माइटोसिस हुई, और ये दो में डिवाइड हो गया। अब ये क्या हो गया, दो सेल, दो बन गए हमारे पास, दो जाइगोट बन गए, जिसमें क्या है, जिसमें टू सेल स्टेज है। ऐसे ही है ना। अब ये क्या होगा, अब टू सेल स्टेज के बाद हमें पता है कि क्या बनता है, मरूला बनता है। ठीक है, दिस इज योर मरूला। ठीक है, ये क्या है, मरूला है, मरूला। अब मरूला के बाद क्या बनता है, मरूला के बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। साइडों पे क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट होगा, और एक साइड पे क्या होगा, गुच्छा होगा इनर सेल मैस का। ऐसे ही है। अब हम देखते हैं कि यार जो इनर सेल मैस है वो क्या बनाता है, बाइलैमिनर डिस्क। हमने पढ़ा था कि ये जो आपका ये जो है, एक साइड पे क्या बन जाएगी, ये मतलब कि ये एपीब्लास्ट है। फर्ज करो दिस इज एपीब्लास्ट, तो ये ऊपर क्या हो गया उसके अपना एमनियोटिक कैविटी, और नीचे उसकी क्या होगी, यॉर्क सैक। इसी तरह उसके अलावा ये जो साइडों पे है ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। अब आपने मुझे बताना है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, क्या ये ट्रोफोब्लास्ट वो अपना कोरियन बनाएगी या नहीं बनाएगी। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये कोरियन बनाएगी या नहीं बनाएगी, यस और नो, जल्दी बताएं। डॉक्टर तरीम कह रही हैं जी यस, डॉक्टर आयशा भी कह रही हैं यस, डॉक्टर खिजर कह रहे हैं नो। डॉक्टर खिजर क्यों कह रहे हैं जी नो। देखो, ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम था, ट्रोफोब्लास्ट ने क्या बनाना था, ट्रोफोब्लास्ट ने कोरियन बनाना था। क्या बनाना था, कोरियन बनाना था। और इनर सेल मैस ने क्या बनाना था, बेबी बनाना था, बेबी। और क्या बनाना था, एमनियोटिक कैविटी, मतलब कि एमनियोन। यही तो मैंने अभी शुरू में आपको समझाई है बात, कि जो ट्रोफोब्लास्ट है उसने कोरियन बनाना था, इनर सेल मैस ने क्या बनाना था, बेबी बनाना था, और एमनियोन बनाना था। अब मुझे जरा बताएं कि ये जो हमने ऊपर बनाया है, ठीक है, ऊपर, इसमें कोरियन भी लैदा होगा, बेबी इसमें एमनियोन भी इसका अपना होगा, और कोरियन भी अपना होगा। ओके जी, थोड़ी सी आपको बात समझ आ गई, अभी थोड़ी नहीं आई। हम दूसरी तरफ चलते हैं, जो हमारा दूसरा सेल बना था, ये जो टू सेल स्टेज ये दो में डिवाइड हो गई थी ना, तो क्या बनेगा, ये जो टू सेल स्टेज है ये क्या बनाएगा, मरूला बनाएगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये फिर मरूला बनाएगा, फिर वही सेम स्ट्रक्चर बनेगा। साइडों पे क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट होगा, और एक साइड पे क्या होगा, आपका इनर सेल मैस बनेगा। अब जब इनर सेल मैस बनेगा तो क्या बनेगा, ये जो इनर सेल मैस है ये साइडों पे क्या बनाएगा, ट्रोफोब्लास्ट। फर्स्ट करो दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, और यहाँ पे क्या बनेगी, एमनियोटिक कैविटी, और नीचे बनेगा यॉर्क सैक। अब जरा आपका मैं कंसेप्ट चेक करना चाहता हूँ कि आपको कितनी समझ आई है। ये जो ऊपर वाला बेबी है, हम ऊपर वाले का नाम रख लेते हैं शकील। ठीक है, ऊपर क्या है जी, शकील। बल्कि ये हाँ, ऊपर भी शकील है और नीचे भी शकील है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है ना, शकील और शकील। अच्छा, ये जो दोनों शकील हैं, मुझे बताएं कि इनका जो कोरियन होगा वो अब फर्ज करें, इसको छोड़ो, मुझे बताएं कि ये जो हमने चीज बनाई है इसमें दो आपको कोरियन मिलेंगे या एक कोरियन मिलेगा, वन और टू। इसमें आपको कोरियन दो मिलेंगे या एक मिलेगा, सारे बता रहे हैं कि दो मिलेगा, क्योंकि दो ट्रोफोब्लास्ट है, उसका लैदा ट्रोफोब्लास्ट है, नीचे वाले का लैदा है।
इसमें आपको एमनियोन 2 मिलेंगे या 1 मिलेगा? एमनियोन 2 मिलेंगे या 1 मिलेगा? जल्दी बताएं। जी डॉक्टर आयशा सही बता रही हैं, डॉक्टर तरीम भी सही बता रही है कि एमनियोन भी 2 मिलेंगे। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि चूंकि इसमें 2 ट्रोफोब्लास्ट हैं, इसका अपना ट्रोफोब्लास्ट है, इसका अपना ट्रोफोब्लास्ट है। ये जो दोनों शकील हैं इनके पास अपना अपना ट्रोफोब्लास्ट है। तो ट्रोफोब्लास्ट ने क्या बनाना था? ट्रोफोब्लास्ट ने बनाना था कोरियोन। और जो इनर सेल मैस था इसने क्या बनाना था? बेबी को बनाना था। और क्या बनाना था? एमनियोन। तो मुझे बताएं कि ये जो दोनों शकील हैं, दोनों के पास क्या होगा? अपना अपना कोरियोन होगा और अपना अपना एमनियोन होगा। समझ आ गई ये बात? कि ये आपकी बुक ने लिखा हुआ है अनशेयर्ड एमनियोन एंड अनशेयर्ड कोरियोन। तो ये लाइन समझ आ गई है कि ये क्यों लिखी हुई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर टू सेल स्टेज में डिवीजन हो जाए तो कोरियोन भी लैदा होगा और एमनियोन भी लैदा लैदा होगा। दोनों मतलब अपने अपने घर में क्या होंगे? खुशबाश होंगे। तो दोनों शकील क्या होंगे? अपने अपने घर में खुशबाश होंगे। ओके जी, आई होप कि आपको बात मेरी समझ आ चुकी है। हम आगे चलते हैं। अब आपने आंसर करना है। अब आपके लिए बिल्कुल आसान सी जर्नी है। जो मरूला होता है, अगर क्या हो, अगर अल्लाह के ताला की तरफ से कोई हुक्म आए और मरूला क्या हो, मरूला ने किस में डेवलप होना था? मरूला ने डेवलप होना था उसमें ब्लास्टोसिस्ट में। लेकिन ये जो मरूला है ये क्या हो जाता है? ये मरूला क्या बना देता है? एक एक्स्ट्रा क्या बना देता है? ब्लास्टोसिस्ट। एक क्या बना देता है? एक्स्ट्रा क्या बना देता है? ब्लास्टोसिस्ट बना देता है। देखो ये जो मरूला है इसने ब्लास्टोसिस्ट एक बनाना था ना, लेकिन जो ब्लास्टोसिस्ट है वो 2 बन गए। तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? ट्रोफोब्लास्ट होगा। इसमें भी क्या होगा? ट्रोफोब्लास्ट होगा। लेकिन इसमें इनर सेल मैस कितने होंगे? 2 होंगे। दोबारा सुने, जो अगर मरूला के बाद डिवीजन हो, अगर मरूला के बाद डिवीजन हो तो इसमें क्या होगा? इनर सेल मैस 2 होंगे। ये जो गुच्छा है ये 2 होंगे, ठीक है? ये दो, एक नहीं होगा। ये जो मरूला है इसमें 2 इनर सेल मैस होंगे लेकिन ट्रोफोब्लास्ट एक होगा। ट्रोफोब्लास्ट एक होगा लेकिन इनर सेल मैस 2 होंगे। दोबारा रिपीट करता हूँ, ट्रोफोब्लास्ट एक होगा और इनर सेल मैस क्या होंगे? 2 होंगे। अगर डिवीजन कब हो? मरूला के बाद हो। अगर कब हो? मरूला के बाद हो। अब क्या होगा? अब मुझे बताएं कि ट्रोफोब्लास्ट ने तो बनाना था कोरियोन। ट्रोफोब्लास्ट ने तो क्या बनाना था? कोरियोन। तो ट्रोफोब्लास्ट कितने हैं? एक ही है। ट्रोफोब्लास्ट तो हमारे पास एक है। तो मुझे बताएं कोरियोन एक होगा या 2 होंगे? कोरियोन एक होगा या 2 होंगे? जी डॉक्टर मुकद्दस एक्सीलेंट, आप बिल्कुल सही बता रही हैं। डॉक्टर खिजर भी अब सही बता रहे हैं कि जो ट्रोफोब्लास्ट होगा, जो ट्रोफोब्लास्ट होगा वो एक होगा। ओ सॉरी, जो कोरियोन होगा वो एक होगा। जो कोरियोन होगा वो एक होगा। कोरियोन एक क्यों होगा? क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट क्या है? एक ही है। ट्रोफोब्लास्ट क्या है? एक है। कोरियोन एक होगा क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट क्या है? एक। बट इनर सेल मैस ने क्या बनाना था? इनर सेल मैस ने बनाना था बेबी को बनाना था। और क्या बनाना था? और बनाना था उसने एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, एमनियोटिक कैविटी मतलब कि एमनियोन। तो मुझे बताएं कि इसमें एमनियोन एक होगा, 2 होंगे? जी, इसमें 2 एमनियोन होंगे। इसमें क्या होंगे? 2 एमनियोन होंगे। तो कोरियोन एक होगा लेकिन इसमें एमनियोन कितने होंगे? 2 होंगे। एमनियोन कितने होंगे जी? 2 होंगे। तो बात समझ आई है या ऊपर से गुजर गई है? कि अगर क्या हो, मरूला के बाद डिवीजन हो तो एमनियोन कितने होंगे? 2 होंगे। लेकिन जो कोरियोन होगा वह शेयर्ड होगा। एमनियोन अनशेयर्ड होगा। मतलब कि वो कहेंगे कि यार चलो कोरियोन को हम शेयर कर लेते हैं लेकिन एमनियोन नहीं मैं शेयर करूंगा। तो एमनियोन उसका अलग-अलग होगा बट कोरियोन उसका सेम होगा। तो ये बातें बहुत कॉन्सेप्चुअल है। काफी स्टूडेंट को ये समझ नहीं आ रही होती कि यार ये शेयर्ड क्यों है, कॉमन क्यों है। तो मैंने आपको, आपने बेस क्या बनानी है? बेस आपने बनानी है ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मैस। अगर आपको एक ट्रोफोब्लास्ट दिख रहा हो तो आपने कहना एक कोरियोन बनेगा। अगर आपको 2 इनर सेल मैस बन रहे हो तो आपने कहना 2 एमनियोन बनेंगे। क्योंकि इनर सेल मैस ने बनाना होता है एमनियोन और ट्रोफोब्लास्ट ने क्या बनाना होता है? कोरियोन। तो ये आपने अपने पल्ले बांध लेनी है। ठीक हो गया? आसान हो गया ना काफी? वरना ये काफी स्टूडेंट को तंग करता होता है। ओके जी, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपकी 8 से 12 दिन के बाद क्या बनती है? ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बनती है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है? एक इनर सेल मैस होता है, एक ट्रोफोब्लास्ट होता है। एक क्या होता है? इनर सेल मैस होता है। एक क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट होता है। अब क्या होगा? अगर डिवीजन हो, अगर डिवीजन क्या हो? ब्लास्टोसिस्ट के बाद हो। अगर सर ऊपर वाले में प्लेसेंटा 2 होंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर खिजर, मैं बताता हूँ। जब हम बुक पढ़ते हैं ना मैं आपको प्लेसेंटा के बारे में बताता हूँ। जितने कोरियोन होंगे उतने प्लेसेंटा होंगे, क्योंकि जो कोरियोन होता है वो प्लेसेंटा बनाता है। जो ट्रोफोब्लास्ट मैंने बताया था ना कि ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा बनाता है। तो जितने कोरियोन होंगे वही प्लेसेंटा होगा। तो प्लेसेंटा हमेशा एक ही होता है। अच्छा, ब्लास्टोसिस्ट के बाद अगर डिवीजन हो, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट ने आगे डिवाइड होना था किसमें? देखो, ये जो हम सीधी चीज पढ़ रहे हैं ना, ये जो सीधा नीचे आ रहा है, दिस इज नॉर्मल। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट आपका डिवाइड हो जाता है। फर्ज करो ये ब्लास्टोसिस्ट है ना, तो इसके एक साइड पे क्या होगा? इसके मतलब ये इनर सेल मैस था तो इनर इनर सेल मैस क्या बनाएगा? बाइलैमिनर डिस्क बनाएगा। इसी तरह ही होती है ना बाइलैमिनर डिस्क। ऊपर की तरफ क्या होती है? एमनियोटिक कैविटी। और नीचे की तरफ क्या होता है? यॉर्क सैक। ठीक है, यॉर्क सैक। अब क्या होगा?
अब क्या होगा कि अगर तो ये नॉर्मल नीचे की तरफ आता रहता तो ह्यूमन बन जाएगा, ठीक है। अब मतलब अगर नीचे की तरफ आता है तो ये जो बाइलेमिनर डिस्क बनेगी और उसके बाद क्या बन जाएगा, बेबी बन जाएगा। साइडों पे क्या होगा, प्लेसेंटा होगा, ठीक है, साइडों पे क्या होगा, प्लेसेंटा होगा। और सबसे साइड पे क्या होगा, कोरियोन, ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, कोरियोन। उसके अंदर क्या होगी, एमनियोन, ठीक है। उसके अंदर क्या होगी, एमनियोन का कल हमने इसको पढ़ा था। जिन बच्चों को समझ नहीं ना आ रही, वो पहले रिकॉर्डिंग मंगवा के पिछले लेक्चर सुने, फिर उनको ये सही 100% समझ आएगी। तो एमनियोन एंड कोरियोन, इसके अंदर क्या होगा, बेबी होगा, ठीक है। तो ये आपका बेबी है, हमें वक्ते में डाल के खुद आराम से सोया हुआ है। तो ये है बेबी। अब क्या होगा, अगर तो डिवीजन क्या हो, ब्लास्टोसिस्ट के बाद हो। अगर डिवीजन क्या हो, ब्लास्टोसिस्ट के बाद हो, तो क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट के बाद मतलब कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एक की बजाय दो में डिवाइड हो गया, एक की बजाय दो में डिवाइड हो गया। तो क्या होगा, तो इस तरह देखो, अगर ब्लास्टोसिस्ट डिवाइड होगा तो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो दो सेल में डिवाइड नहीं होगा। जो उसमें इनर सेल मैस है वो दो हो जाएंगे। जो उसमें इनर सेल मैस क्या होंगे, दो होंगे। तो इसमें अब हमने क्या करना है, इसमें क्या करना है कि फर्ज करो कि दिस इज वन इनर सेल मैस और दिस इज वन इनर सेल मैस। और इसके इर्द गिर्द क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट होगा। इसके इर्द गिर्द क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट होगा। लेकिन 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 जो कंफ्यूज करने वाली चीज है वो ये है कि ये जो इनर सेल मैस हैं दे आर फ्यूज्ड, दे आर फ्यूज्ड। तो अपनी बुक पे लिख ले, वरना आपने मुझे अभी इसको पूछ लेना कि यार ये तो दो है कोरियोन है तो इसमें क्या होगा। ये जो इनर सेल मैस हैं दे आर फ्यूज्ड, दे आर फ्यूज्ड। ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। दे लुक लाइक वन इनर सेल मैस। इनर सेल मैस ये आपस में जुड़े हुए हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो इनर सेल मैस है दे आर फ्यूज विद ईच अदर, ये अलग अलग नहीं है। अगर मरूला के बाद डिवीजन होती है तो फिर इनर सेल मैस अलग अलग है। लेकिन ये जो ब्लास्टोसिस्ट के बाद वाली है दे आर फ्यूज्ड, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब जरा मुझे बताएं कि इनर सेल मैस आपके पास एक है, मतलब कि दोनों जुड़े हुए हैं ना, तो एक है। तो मुझे बताएं कि इसमें कोरियोन कितने होंगे और एमनियोन कितने होंगे। कोरियोन कितने होंगे इसमें, चूंकि आपका जो ट्रोफोब्लास्ट है वो तो एक है, तो कोरियोन कितना होगा, एक होगा, ठीक है। कोरियोन कितना होगा, एक होगा। बट इसमें जो एमनियोन होगा, ठीक है, जो इसमें क्या होगा, एमनियोन होगा, वो भी एक ही होगा। एमनियोन क्यों एक होगा, क्योंकि जो आपके इनर सेल मैस है वो तो एक ही है ना। इनर सेल मैस आपस में जुड़े हुए हैं, तलहा आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब वो आपस में जुड़े हुए हैं तो इसमें कोरियोन एंड एमनियोन क्या होगा, एक एक होगा। एक एक का मतलब क्या है कि इसमें शेयर्ड कोरियोन होगा, कि आपस में वो कोरियोन भी शेयर कर रहे होंगे और एमनियोन भी शेयर्ड होगा, ठीक है। एमनियोन भी शेयर्ड होगा, एमनियोन भी क्या होगा, शेयर्ड होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद अगर किसी बेबी किसी माँ की किस्मत खराब है तो क्या होगा। फर्ज करें जो जब इनर सेल मैस बन जाता है, जब 8 से 12 दिन गुजर जाते हैं, जब 8 से 12 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद अगर उसमें क्या होती है, क्लीवेज होती है। उसके बाद वो अगर एक इनर सेल मैस है, अगर वो दो में डिवाइड हो जाता है तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ आपने याद रखना है कि इसमें क्या होगा, मोनो मोनो, ठीक है। मोनो कोरियोनिक जो कोरियोन होगा वो भी एक ही बनेगा। इसको मैं आपको डायग्राम पे समझाता हूँ। मोनो कोरियोनिक एंड मोनो एमनियोटिक, मोनो कोरियोनिक एंड मोनो एमनियोटिक। बट इसमें जो बेबी होगा, जो दोनों बेबी होंगे, जो दोनों बच्चे होंगे, वो क्या होंगे, कंज्वाइंट, ठीक है। तो ये आपने अक्सर इस मोबाइल वगैरह पे या इंटरनेट पे देखा होगा कि दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, लेकिन उनका जो आपस में धड़ है वो आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये कब, ये बहुत रेयर है लेकिन ये होता होता है, ठीक है। तो इसमें जो बेबी होगा वो कंज्वाइंट होंगे दोनों, और इसमें क्या होगा, कोरियोन भी सेम होगा और एमनियोन भी सेम होगा। अब आप कहते हैं कि यार जो इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो आपने इसमें मोस्ट कॉमन याद रखना है, ये जो मरूला वाला है ये 75% होता है। मतलब अगर आप 100 केसेस देखो आइडेंटिकल ट्विन में, तो उसमें आपको 75% क्या मिलेगा, कोरियोन आपको एक मिलेगा लेकिन एमनियोन दो मिलेंगे। अब आप कहते हैं कि यार ये हमें समझ तो बातें आ गई हैं, लेकिन अब हम इसको बुक से कैसे रीड करें। तो अब मैं आपको बुक से रीड करवाता हूँ, फिर आपको 100% ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, हम बुक पे चलते हैं और ये आप आगे बुक आपकी ट्विनिंग। अब मैं आपको इसको लाइन बाय लाइन, पहले हम इसको रीड करते हैं कि आपको कितनी समझ आई है। जहां से आपको मसला हो आप मुझे बता सकते हो, और जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया मैं उनको बता दूं कि ये जो मेरे नाम वाला नुमान वाला है ना पार्टिसिपेंट, आपने इस पे मैसेज करना है, पाइनियर मेडिकोज वाले पे मैसेज नहीं करना, वरना वो मुझे शो ही नहीं होते, ठीक है। तो जो नुमान वाला पार्टिसिपेंट है आपने उस पे मैसेज करना है, ओके। जो ट्विनिंग है, अब ट्विनिंग में उसने लिखा हुआ है कि जो ट्विनिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है डाइजाइगोटिक और एक क्या आती है, मोनोजाइगोटिक। तो ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर जो दो बच्चे हैं वो लादा लादा दिख रहे हैं, उनकी आपस में शक्लें नहीं मिल रही, तो दे आर डाइजाइगोटिक, वो दो जाइगोट से बने हैं। लेकिन अगर वो आपस में मिल रहे हैं, अगर उनकी शक्लें आपस में मिल रही हैं, तो दे आर मोनोजाइगोटिक। और जो डाइजाइगोटिक होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, 2/3 होते हैं। मतलब अगर आप 3 केसेस देखो तो उसमें 2 केसेस आपको डाइजाइगोटिक के मिलेंगे। लेकिन जो मोनोजाइगोटिक है ये क्या होती है, 1/3 होती है। तो इसको आप लिख लो, आई थिंक नहीं लिखा हुआ, ओके। जो आपकी डाइजाइगोटिक ट्विन्स अराइजेस फ्रॉम टू एग्स, ये दो एग से बनते हैं, दैट आर सेपरेटली फर्टिलाइज्ड बाय टू डिफरेंट स्पर्म। तो यही मैंने आपको डायग्राम में समझाई है
कि दो स्पर्म होंगे और दो ही एग होंगे। मदर क्या करेगी, दो एग पैदा कर लेगी और दो उसको दो स्पर्म आगे क्या कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। उसके अलावा इसके इसमें क्या बनेंगे, टू जाइगोट्स बनेंगे एंड विल हैव टू सेपरेट एमनियोटिक सैक। इनकी एमनियोटिक सैक्स, इनका जो प्लेसेंटा है, दो बनेंगे। अगर फ्रेटर्नल ट्विन है तो इसमें क्या होंगे, दो बेबी होंगे, उनकी शक्लें भी आपस में मिलेंगी और उनमें क्या बनेंगे, दो उसमें प्लेसेंटा बनेंगे। उसमें क्या बनेंगे, दो प्लेसेंटा बनेंगे, क्योंकि दो जाइगोट बने हैं तो दो ट्रोफोब्लास्ट बनेंगे। क्योंकि दो जाइगोट बने हैं तो दो ट्रोफोब्लास्ट बनेंगे। ओके। ओके, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोजाइगोटी की, जो कि मसले वाली बात है। मोनोजाइगोटी क्या है, ट्विंस अराइजेस फ्रॉम वन फर्टिलाइज्ड एग। ये एक फर्टिलाइज्ड एग से बनता है, मतलब एक एग होता है और एक ही स्पर्म होता है। इसलिए चूंकि ये एक और एग और एक स्पर्म से मिलकर बनते हैं तो ये इनकी आपस में बिल्कुल हर चीज मिल रही होती है, इनकी हर चीज सेम होती है। ठीक हो गया। डेट स्प्लिट्स इन प्रेगनेंसी, जब वो अगर प्रेगनेंसी की अर्ली एज में अगर वो स्प्लिट हो जाए, स्प्लिटिंग को हम पढ़ते हैं। द टाइमिंग ऑफ स्प्लिटिंग डिटरमाइंस कोरियोनिसिटी। उस अब उसने आपको बड़ा प्यारा सा एक निमोनिक दिया है। उसने दिया हुआ है टेक सेपरेट कार्स आर शेयर आ कैब, कि यहाँ तो अपनी अलग गाड़ी ले लो या फिर कैब को शेयर करो। लेकिन इस निमोनिक को आपने कैसे यूज करना है, देखो। सेपरेट का उसने लिखा हुआ है सेपरेट और शेयर, कि सेपरेट कार्स आर शेयर। देखो, अगर तो स्प्लिटिंग क्या हो 0 to 4 डेज में, अगर तो क्या हो, ये जो हम पढ़ रहे हैं जाइगोट, जाइगोट 4 दिन के बाद क्या बनता है, मरूला बनता है। ऐसे ही था ना, 4 से 5 दिन में क्या बन जाता है, मरूला बनता है। अगर तो 0 से 4 दिन के बाद अंदर अंदर क्या हो जाए, सॉरी 4 से 5 दिन में मरूला बनता है, लेकिन उससे पहले पहले क्या बनता है, 2 सेल स्टेज बनती है। अगर तो क्या हो, अगर तो ये जो सेपरेशन है ये 0 से 4 दिन में हो, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हुई और 4 दिन के अंदर अंदर अगर स्प्लिटिंग हो जाए, 4 दिन के अंदर स्प्लिटिंग हो जाए तो क्या होगा, कोरियोन भी पैदा होगा और एमनियोन भी पैदा होगा। इसको हम कहते हैं डाई कोरियोनिक, डाई एमनियोनिक, डाई कोरियोनिक, डाई एमनियोटिक। अब अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि यार बताएं कि एक फीमेल है, उसकी फर्टिलाइजेशन हुई और 3 दिन के बाद स्प्लिटिंग हो गई, तो उसमें जो कोरियन होगा वो डाई होगा या मोनो होगा, जल्दी बताएं मुझे, आंसर करें जरा, मैं देखना चाहता हूँ आपको समझ आ रही है या नहीं। 3 दिन में क्या हुई, 3 दिन में फर्टिलाइजेशन हुई, उसमें कोरियन डाई होगा या मोनो होगा? तो डॉक्टर अदनान, डॉक्टर अलीमुद्दीन, डॉक्टर काशिफ सारे सही बता रहे हैं कि उसमें डाई होगा। उसमें क्या होगा, डाई होगा, डाई कोरियोनिक। ठीक है, डाई कोरियोनिक, तो इसको आपने याद रखना है। उसके बाद अगर स्प्लिटिंग क्या हो 4 से 8 दिनों में हो, अगर स्प्लिटिंग क्या हो 4 से 8 दिनों में हो तो क्या होगा, उसमें शेड कोरियोन, जो कोरियोन होगा वो शेड होगा, जो कोरियोन होगा वो शेड होगा। शेड कोरियोन कैसे होगा, इसको हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने कहा कि अगर 0 से 4 डेज में हो तो 0 से 4 डेज किस में होती है स्प्लिटिंग, 2 सेल स्टेज में। 2 सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज में क्या होगा कि एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, मतलब कि इनमें माइटोसिस होगी, ये दो बन जाएंगे। और ये क्या करेंगे, ये एक अपना अलहदा मरूला बनाएगा, अपनी अलहदा ब्लास्टोसिस कैविटी बनाएगा, अपना अलहदा बाइलैमिनर डिस्क बनाएगा। और ये देखो, इस ये जो है इसका अलहदा अपना ही अपनी अलहदा दुनिया है और इसकी अपनी अलहदा दुनिया है। मतलब कि क्या है, कोरियोन भी अलहदा है और एमनियोन भी अलहदा है। तो ये जो 2 सेल स्टेज है, ये जो 2 सेल स्टेज है, अगर 2 सेल स्टेज में स्प्लिटिंग हो तो क्या होता है, दो प्लेसेंटा बनते हैं और उनकी अलग अलग दुनिया होती है, उनकी अलग अलग दुनिया होती है। एमनियोन भी अलग होता है और कोरियोन भी अलग होता है। लेकिन लेकिन क्या हो, अगर 4 से 8 दिनों में स्प्लिटिंग हो, मतलब कि 4 से 8 दिन में क्या बना होता है, मरूला बना होता है। अब अगर मरूला में क्या हो, स्प्लिटिंग हो, तो मरूला में स्प्लिटिंग में क्या होता है कि जो मरूला होता है उसमें दो इनर सेल मैस बन जाते हैं, एक ये इनर सेल मैस है, एक ये इनर सेल मैस है। लेकिन ये आपस में फ्यूज्ड नहीं है, इसको लिख लेना, ये बड़ा तंग करता है। ये क्या है, दे आर नॉट फ्यूज्ड, दे आर नॉट फ्यूज्ड, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। अगर मरूला में क्या हो तो दे आर नॉट फ्यूज्ड, तो अगर ये फ्यूज नहीं है तो इसमें क्या होगा, एक इसकी लेदर बाइलैमिनर डिस्क बनेगी, इसकी लेदर बनेगी। और देखो, जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये तो एक ही है, तो ट्रोफोब्लास्ट एक है, इसका मतलब क्या है कि कोरियोन एक होगा। बट जो उसकी एमनियोटिक, वो कहेंगे कि यार चलो हम कोरियोन शेयर कर लेते हैं लेकिन एमनियोन नहीं मैं शेयर करूंगा। तो जो इसमें क्या होगा, कोरियोन दो एक होगा, लेकिन जो इसमें एमनियोटिक कैविटी होगी वो दो होगी। एमनियोटिक कैविटी किससे बनती है, इनर सेल मैस से बनती है। तो इसमें क्या होगा, इनर सेल मैस चूंकि दो है तो इस वजह से जो एमनियोन होगा वो दो होंगे लेकिन कोरियोन एक होगा। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, और ये हमें उसमें अल्ट्रासाउंड में दिख जाता होता है। ठीक है, जो जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें पता चल जाता होता है कि कितने कोरियोन है और कितना ये सारा चीजें चल रही हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जब 8 से 12 दिन गुजरते हैं, जब 8 से 12 दिन गुजरते हैं तो क्या होता है, अगर ब्लास्टोसिस्ट में स्प्लिटिंग हो तो जो इनर सेल मैस होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है। बट इधर लिखें, क्लियर कट करके लिखे कि दे आर फ्यूज्ड टुगेदर, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप इसको फ्यूज्ड टुगेदर नहीं ना लिखोगे फिर आप कंफ्यूज करोगे कि यार मरूला में भी तो दो इनर सेल मैस बन रहे हैं। नहीं, मरूला में जो दो इनर सेल मैस बन रहे हैं वो अलग अलग है, लेकिन जो इसमें बन रहे हैं दे आर फ्यूज टुगेदर, वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो चूंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए ये क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म वन बाइलैमिनर डिस्क। मतलब कि जो इनर सेल मैस है वो एक है। तो इनर सेल मैस ने क्या बनाना था, इनर सेल मैस ने बनाना था एमनियोन, तो एमनियोन कितना होगा, एक होगा।
बट ट्रोफोब्लास्ट भी क्या है, ट्रोफोब्लास्ट भी आपका एक है, तो इसलिए मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक, कि जो बेबी होंगे वो एक ही मतलब मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, एक ही उसका एक ही क्या होगा, कोरियोन होगा, और एक ही क्या होगा, एमनियोन होगा। अब आप कहते हैं कि यार इसमें प्लेसेंटा का क्या चक्कर है, तो आपने याद रखना है जितने कोरियोन, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो कोरियोन कोरियोन ही होता है ना, कोरियोन नहीं बनाना होता, कोरियोनिक विलाई बनाते हैं ना प्लेसेंटा। तो जितने कोरियोन होंगे उतने प्लेसेंटा होंगे। जो अगर टू सेल स्टेज में स्प्लिटिंग हो तो प्लेसेंटा कितने होंगे, मुझे बताएं जरा। मैं समझ नहीं आ रही मुझे, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ कि अगर टू सेल स्टेज में क्या हो, स्प्लिटिंग हो, तो प्लेसेंटा कितने बनेंगे। डॉक्टर आयशा शाबाश, डॉक्टर मुकद्दस शाबाश, बाकी भी बताएं। शाबाश, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, मेरे पास टाइम कम है। डॉक्टर खिजर भी सही बता रहे हैं। अगर टू सेल स्टेज में स्प्लिटिंग हो, अगर टू सेल स्टेज में स्प्लिटिंग हो, तो जो प्लेसेंटा बनेंगे वो कितने बनेंगे, दो बनेंगे। ठीक है, प्लेसेंटा कितने बनेंगे, दो बनेंगे। ये सारी वो बातें हैं जो कि स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूज करती हैं, इसलिए मैं आपको बड़े आसान लफ्जों में बता रहा हूँ। वरना मैं आपको इस तरह बताता ना कि अनशेयर्ड कोरियोनिक, शेयर्ड कोरियोनिक, तो आपको कुछ समझ नहीं था ना। तो आसान लफ्जों में बताने का मकसद यही होता है कि आपके दिमागों तक बात चली जाए। ठीक हो गया, तो इसमें जो प्लेसेंटा है वो कितने होते हैं, टू है। ठीक है, इसमें प्लेसेंटा कितने होंगे, टू होंगे। ठीक हो गया। ओके, अब हम हमारा रह गया कि अगर 13 दिन गुजर जाएं, फर्टिलाइजेशन को 13 दिन गुजर गए हैं, लेकिन उसके बाद जाके, फर्टिलाइजेशन को 13 दिन गुजरे हैं लेकिन उसके बाद जाके स्प्लिटिंग हुई है, और क्या हुआ, एक्सिस डुप्लीकेशन। ठीक है, एक्सिस डुप्लीकेशन को फिलहाल छोड़ें, ये क्या होता है, आप देखिए कि इसमें स्प्लिटिंग हो गई है। जब इसमें स्प्लिटिंग होगी तो इसमें यही इनर सेल मैस बनेगा, इसमें वही यही बाइलैमिनर डिस्क बनेगी, लेकिन इसमें जो बेबी होगा वो आपस में क्या होंगे, कंज्वाइंड होंगे। ठीक है, वो आपस में जुड़े होंगे, लेकिन ये बहुत रेयर है। आपने इंटरनेट पे इसकी काफी वीडियोस वगैरह देखी होंगी। इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा भी एक होगा, कोरियोन भी एक होगा, एमनियोन भी एक, हर चीज एक एक होगी, लेकिन जो बेबी होंगे वो आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, अगर 13 दिन के बाद क्या हो, 13 दिन के बाद क्या हो जी, स्प्लिटिंग हो। अगर कुछ भी नहीं होता, अगर अल्लाह ताला का हुक्म नहीं आता, तो क्या होता है, तो क्या होता है, जो बेबी होता है वो नॉर्मली डेवलप हो जाता है, मतलब कि उसने ये देखो ये बनाया हुआ है नॉर्मली, मैं आप इसको फुल जूम करके आपको दिखाता हूँ। अब उसने क्या बनाया हुआ है, ये जो मुझे बताना, ये मैंने क्या चीज हाईलाइट किया है जिसपे मैंने एरो लगाया है, इसका क्या नाम है, जल्दी बताएं जी। डॉक्टर अनम, आप बताएं कि ये जो मैंने एरो लगाया है, ये क्या चीज बनाई है मैंने। सर, इसमें फोर सेल स्टेज क्यों मिसिज है, इसमें फोर सेल स्टेज किसी बुक पे भी नहीं लिखा हुआ, और फोर सेल स्टेज में स्प्लिटिंग नहीं होती। जी, डॉक्टर खिजर बिल्कुल सही बता रहे हैं, और डॉक्टर एमन थोड़ा सा आप इसको और करें जरा। डॉक्टर अदनान भी सही बता रहे हैं, डॉक्टर जबी भी सही बता रहे हैं, बाकी भी बताएं यार, जल्दी बताएं। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको पीछे से कितना आता है। ये जो मैंने जिस पे एरो लगाया है, इट इट इज व्हाट। डॉक्टर मुकद्दस बिल्कुल सही बता रही हैं, सही एग्जैक्ट आंसर बता रही हैं। ये है कोरियोनिक विलाई। ठीक है, ये क्या है, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई। जो कोरियोन के, जो मैंने कहा था ना, कोरियोन क्या बनाते हैं, फूलनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई, जो कि इम्प्लांट करते हैं। ओके, अब मैं जरा और आपकी जजमेंट करता हूँ। देखो, ये जो मैंने यहाँ पे जो लाइन लगाई है, फर्ज करो कि ये क्या है, एंडोमीट्रियम है, फर्ज करो कि ये यूट्रस की दीवार है। तो जरा इस मुझे बताना कि इसका हमने एक खास नाम पढ़ा था, कि ये जो जिसके ऊपर आके प्लेसेंटा अटैच होता है, उसका हमने क्या नाम पढ़ा था जी। डॉक्टर मारिया, यस, डॉक्टर खिजर एक्सीलेंट, डॉक्टर काशिफ भी सही बता रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिसिजुआ बसैलस, डिसिजुआ बसैलस। ठीक है, तो अल्लाह के बंदो पीछे से भी पढ़ दिया करो, वरना इसका कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप इसको सेल्फ रीड नहीं करोगे, आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो क्लासेस में बजाय कि आप पंगे लेने के एक दूसरे के, आप अपनी बुक साथ रखे और इसको पढ़ा करो, वरना आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक हो गया, तो इसको हम कहते हैं डिसिजुआ बिसालस। अच्छा, उसने आपको यही बातें समझाने की कोशिश की है कि कोरियोनिक विलाई है, और कोरियोन क्या है, आउटर पार्ट है। कोरियोन क्या है, आउटर पार्ट है। एमनियोन क्या है, अंदर वाला हिस्सा जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एमनियोन किससे बनता है, एपीब्लास्ट से बनता है, मतलब कि इनर सेल मैस से बनता है। जो कोरियोन बनता है वो किससे बनता है, ट्रोफोब्लास्ट से बनता है। और ये क्या है, एंडोमीट्रियम है, दिस इज एंडोमीट्रियम ऑफ यूट्रस। जो एंडोमीट्रियम है ये मदर का पार्ट है, और बाकी उसके प्लेसेंटा का पार्ट है। तो ये उसने बताया हुआ है कि अगर मतलब ट्विनिंग ना हो या कोई भी स्प्लिटिंग ना हो, तो फिर जो बेबी होता है वो नॉर्मल होता है। एक बेबी होगा, एक एमनियोन होगा, और एक कोरियोन होगा। ठीक है, तीनों चीजें एक एक होंगी, और बेबी आपका आराम से सो रहा है। तो मुझे जरा शाबाश जल्दी से बताएं कि ये जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, ये ट्विनिंग, ट्विनिंग का जो बुक पे लिखा हुआ है, ये 100% क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। अगर 1% भी रहता तो मुझे बताएं, मैं दोबारा क्लियर। ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ठीक है, ये जरा भी अहम नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी बुक पे लिखा हुआ है तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इसमें दो बातें करने वाली, वो हम बातें कर लेते हैं जल्दी से, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो कहाँ गया हमारा, हाँ, इसमें बातें जो हैं वो करने वाली ये हैं, इसमें बातें जो करने वाली वो ये है, इसको हम कहते हैं ट्विन ट्विन सिंड्रोम। कि अगर क्या हो जाए, ट्विनिंग प्रेगनेंसी, स्प्लिटिंग का मैं बताता हूँ, 1 मिनट समय में बताता हूँ, इसको रिवाइज करते हैं हम। ट्विन ट्विन सिंड्रोम, ठीक है, ट्विन ट्विन सिंड्रोम, ट्विन ट्विन सिंड्रोम, इसको हम क्या कहते हैं, ये बहुत इंडियन जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी नहीं आता एग्जाम में, लेकिन चूंकि बुक पे लिखा हुआ है इसके लिए इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं।
देखो जो ट्विन ट्विन सिंड्रोम होता है ये क्या होता है, इसमें आपको पता है कि ट्विनिंग में क्या होता है, जो माँ का यूट्रस होगी, जो माँ की यूट्रस होगी उसमें दो बेबी होंगे। जाहिर बात है जब दो बेबी होंगे तो चूंकि इंसान दुनिया पे आके एक दूसरे से छीनता रहता है, तो जो बेबी होंगे वो भी एक दूसरे का हक खाना शुरू कर देंगे। इसको हम कहते हैं ट्विन ट्विन सिंड्रोम। अब आप कहते हैं कि यार इसकी समझना इसको कैसे है। देखो इसमें क्या होगा, एक आपका जो ट्विन होगा वो डोनर होगा, ठीक है, एक ट्विन क्या होगा, डोनर होगा। और एक जो ट्विन होगा वो क्या होगा, एक ट्विन क्या होगा, रेसिपिएंट होगा। मतलब एक खाने वाला होगा और एक क्या होगा, खिलाने वाला, रेसिपिएंट। एक क्या होगा, खाने वाला होगा, और एक क्या होगा, खिलाने वाला। तो जो दो ट्विन होंगे, जाहिर बात है कि जुड़वा है, दो बच्चे हैं, तो एक क्या होगा, खिलाने वाला, और एक क्या होगा, खाने वाला। अब जो खाने वाला है, जो खिलाने वाला है, वो क्या करेगा, वो अपना ब्लड दूसरे के पास भेज देगा। मतलब कि जो इसका ब्लड था या इसका बाकी जो चीजें थी, वो किसके पास चली जाएंगी, डोनर से किसके पास चली जाएंगी, रेसिपिएंट के पास। किसके पास चली जाएंगी, रेसिपिएंट के पास। मतलब जो खिलाने वाला था वो अपना ब्लड किसको दे देगा, रेसिपिएंट को दे देगा। और जब अपना ब्लड ये रेसिपिएंट को देगा तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोवोलीमिया। इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोवोलीमिया। इसका जो ब्लड होगा वो कम हो जाएगा। जब इसका ब्लड कम होगा तो जाहिर सी बात है, जब ब्लड कम होगा तो इसको क्या हो जाएगा, ओलिगोहाइड्रोमियस। कि इसका जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा, जाहिर सी बात है ब्लड कम है तो यूरिन भी कम बनेगा। जब यूरिन कम बनेगा तो इसको क्या हो जाएगा, अलिगोहाइड्रोमियस। इसको क्या हो जाएगा, अलिगोहाइड्रोमियस। लेकिन ये जो खाने वाला है इसको क्या हो जाएगा, इसका हाइपरवोलीमिया। इसको क्या होगा, हाइपरवोलीमिया होगा। क्यों, अभी मैं समझाता हूँ कि ये एक दूसरे को खिला पिला क्यों रहे हैं। फिलहाल आप ये देखें कि जो डोनर है वो ब्लड दे देगा किसको, रेसिपिएंट को। जो रेसिपिएंट है वो उसमें क्या हो जाएगा, हाइपरवोलीमिया। और क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा पॉलीहाइड्रोमियस। उसमें क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोमियस। उसमें क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोमियस। क्यों, क्योंकि उसमें ब्लड ज्यादा आ रहा है, उसकी यूरिन ज्यादा बनेगा, और उसमें क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोमियस हो जाएगा। ओके जी, हमें ये तो समझ आ गई कि ठीक हो गया, एक खाने वाला और एक खिलाने वाला है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, तो अब आपने याद रखना है कि इट अकर्स इन मोनोकोरियोनिक, के ऐसे ऐसी ट्विनिंग जिसमें क्या हो, मोनोकोरियोन हो, ठीक है, उस जिनमें क्या हो, कोरियोन एक ही हो। जिनमें क्या हो, कोरियोन एक हो। कोरियोन अगर एक होगा तो क्या होगा, ट्विन ट्विन सिंड्रोम हो सकता है। मतलब कि जो कोरियोन है, अगर प्लेसेंटा एक हो, अगर प्लेसेंटा एक हो तो उसमें क्या हो सकता है, ट्विन ट्विन सिंड्रोम हो सकता है। अब आप कहते हैं कि यार आंसर तो अभी भी हमें नहीं मिला कि ये क्यों होगा। तो ये क्यों होगा अभी हम वो समझते हैं। इसमें होता है अनबैलेंस्ड आर्टरियो एट्रियोवेनस एनास्टोमोसिस। लाइन आपकी बुक की लाइन लिख रहा हूं, अनबैलेंस्ड अन अनबैलेंस्ड एट्रियो अनबैलेंस्ड एट्रियो वीनस एनास्टोमोसिस एनास्टोमोसिस एनास्टोमोसिस। इसमें क्या होता है कि अनबैलेंस्ड आर्टरीज और वेन्स की जो एनास्टोमोसिस होती है वो अनबैलेंस्ड होती है। मतलब कि एक जो रेसिपिएंट होता है उसकी तरफ जो आर्टरीज होती हैं वो ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू जो डोनर होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड इस साइड से मतलब कि इस तरफ प्रेशर ज्यादा हो जाता है। हमें नहीं पता, ड्यू टू अनबैलेंस्ड एनास्टोमोसिस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स क्या होता है कि यहाँ इस तरफ प्रेशर ज्यादा हो जाता है और इस तरफ प्रेशर कम हो जाता है। तो ब्लड इस बेबी से मूव करना शुरू कर देता है इसमें। तो अब मुझे बताएं कि इसमें बेबी कौन सा वीक होगा, जो डोनर है या रेसिपिएंट है। बेबी वीक कौन सा होगा, फिर मैं आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ इसके बारे में। इसमें डोनर होगा क्योंकि वो बेचारा खिला रहा है, वो अपना खाना अपना ब्लड वगैरह दूसरे को खिला रहा है। तो ये जो बेबी होगा ये वीक होगा। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई क्वेश्चन आने के कुछ भी चांसेस है ना, तो आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा कि ये जो डोनर बेबी है इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी। ये इस डोनर बेबी की जो अपेयरेंस होगी वो क्या होगी, स्टक। इसको हम कहते हैं स्टक ट्विन अपेयरेंस, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टक ट्विन अपेयरेंस। इसको आप इंटरनेट से देख भी सकते हो। जो बेबी होगा ना, जो बेबी होगा वो बिल्कुल बेचारा ना सूखी लकड़ी होगा, ठीक है, बहुत मतलब वो पतला सा होगा। जो डोनर बेबी होगा वो बहुत पतला सा होगा। हमने सुना है ना कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और एक बेबी दूसरे को मार देता है, ठीक है, तो वो यही होता है, ट्विन ट्विन सिंड्रोम ही होता है। इसमें क्या होता है कि एक बेबी दूसरे बेबी का हक खा लेता है, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं स्टक ट्विन अपेयरेंस। जो एक बेबी होता है या तो वो मरा हुआ पैदा होगा, अगर वो जिंदा भी पैदा होगा तो इतना ज्यादा कमजोर होगा कि वो जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो स्टक ट्विन अपेयरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एमसीक्यूज आया तो यहां से आएगा, वरना ऊपर से कोई भी नहीं पूछेगा। तो स्टक ट्विन अपेयरेंस आपको मिलती है किस में मिलती है, ट्विन डोनर में, ठीक है। जो डोनर है जो कि ब्लड दे रहा है, ठीक है, जिसमें प्रेशर ज्यादा है और ब्लड उससे मूव कर रहा है दूसरे बेबी में। लेकिन इसमें और एक आपकी बुक पे नई लाइन लिखी हुई, इसको लिख लेना। ये जो स्टक ट्विन अपेयरेंस है, स्टक ट्विन अपेयरेंस है, इसमें क्या होगा, ये जो स्टक ट्विन अपेयरेंस है इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है इसको लिख लेना बुक पे। जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी,
इट विल बी रैप अराउंड द बेबी। एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या होगी, रैप होगी, रैप अराउंड बेबी। मुझे बताएं ये क्यों हो रही है रैप अराउंड बेबी, ये बेबी के इर्द गिर्द क्यों लिपटी हुई है, ये जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है ये रैप क्यों हुई है बेबी के इर्द गिर्द, जल्दी बताएं। जी डॉक्टर मारिया पूछ रहे हैं सर ये जिनोम में होना जरूरी है मोनोकोरियोनिक में? नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है, मतलब हर मोनोकोरियोनिक में नहीं होता, लेकिन ये इसके चांसेस होते हैं, हर मोनोकोरियोनिक में नहीं होता। यस डॉक्टर अदनान, डॉक्टर तहरीम, डॉक्टर आयशा और बाकी डॉक्टर बहजाद भी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि चूंकि एमनियोटिक फ्लूइड ही कम है, मतलब उसने अपने हिस्से का खाना, उसने अपने हिस्से का हक दूसरे बेबी को खिला दिया है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसमें ओलिगोहाइड्रोमनेस हो गया है, उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड है बिल्कुल ही खत्म, तबाह बर्बाद हो गया है, और उसका जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उस बेबी के इर्द गिर्द हमें लिपटी हुई होगी। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना इस पैराग्राफ की, वो ये वाली है कि इसमें आपको अपेयरेंस कौन सी मिलती है, तो आपने कहना है स्टक ट्विन अपेयरेंस। आपको कौन सी अपेयरेंस मिलती है, स्टक ट्विन अपेयरेंस के जो बेबी होगा या तो वो मरा हुआ पैदा होगा, या फिर वो इतना ज्यादा कमजोर होगा कि वो जिंदा नहीं रह पाएगा, अगर वो जिंदा भी होगा तो बहुत ज्यादा कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना हक दूसरे को खिलाता रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्विन ट्विन सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं, ट्विन ट्विन सिंड्रोम। ट्विन ट्विन सिंड्रोम हम इसको